हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल वन एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ, जिसमें आपके लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन के क्वेश्चंस हैं, अधिगम, अधिगम स्थानांतरण एवं प्रेरणा के। इससे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें ग्रोथ डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस हैं, अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, 125 प्लस क्वेश्चंस हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाकर आप उनको भी देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है अधिगम है। अधिगम क्या होता है? ज्ञानार्जन, जीवन की आधारभूत प्रक्रिया, आवश्यकताओं की संतुष्टि या इनमें से कोई नहीं। तो लर्निंग क्या होती है? एक जीवन की आधारभूत प्रक्रिया, जो हमारी जो हमारा जीवन होता है उसमें साथ साथ चलता रहता है, लर्निंग। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से अधिगम की आवश्यकता विशेषता नहीं है। ऑप्शंस हैं, अधिक सार्वभौमिक होता है, अधिगम चेतन अचेतन अनुभवों पर आधारित होता है, अधिगम जीव को संतुष्टि प्रदान करता है, या फिर अधिगम में लक्ष्य की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती। देखिए फ्रेंड्स, जब हम अधिगम करते हैं तो उसकी विशेषता नहीं है। तो अधिगम तो सार्वभौमिक होता है, चेतन अचेतन अनुभवों पर भी आधारित होता है, अधिगम जीव को संतुष्टि प्रदान करता है। फिर अंत में लिखा है अधिगम में लक्ष्य की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती है। जब आप लर्निंग कर रहे हो तो लर्निंग में क्या हो गया? लक्ष्य प्राप्ति की आवश्यकता तो होती ही है। क्लियर? नेक्स्ट आता है अधिगम की व्याख्या उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती जिसका संबंध होता है। तो अधिगम की व्याख्या किस व्यवहार पर? जन्मजात प्रवृत्तियों पर परिपक्वता तथा नहीं की जा सकती, परिपक्वता तथा शरीर की अस्थायी स्थितियों पर। देखिए, जन्मजात प्रवृत्तियां सब में अलग अलग होती हैं, तो आप अधिगम की व्याख्या उसके आधार पर नहीं कर सकते। परिपक्वता, मैच्योरिटी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंगली आती है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आती है। शरीर की स्थायी स्थितियों से, अगर किसी को कोई डिसेबल्ड है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसी समय उसके आंकलन नहीं कर सकते कि उसमें लर्निंग की कैपेसिटी कितनी होगी। क्लियर? तो ये दोनों के दोनों ही रॉन्ग है। नेक्स्ट वन आता है अधिगम की मुख्य विशेषता है। तो अधिगम की मुख्य विशेषता क्या है? व्यवहार में परिसंशोधन, मॉडिफिकेशन, प्रगतिशील व्यवहार में व्यवस्थापन की प्रक्रिया या वह क्रिया जो व्यक्ति को अच्छे अथवा बुरे के रूप में प्रतिस्थापित करती है, या फिर सभी। तो लर्निंग सब में आती है, मॉडिफिकेशन में भी आती है। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया, वह प्रक्रिया व्यक्ति को अच्छे और बुरे के रूप में प्रतिस्थापित करती है। लर्निंग से पता लगता है ना, जो हम आइडिया लगाते हैं, इज अ गुड और अ बैड। नेक्स्ट इज अधिगम के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है? अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक प्रतिफल है। अधिगम प्रक्रिया प्रतिफल दोनों ही है, अधिगम हर परिस्थिति में नहीं होता। तो अधिगम कौन सी प्रक्रिया इसमें पूछा था? कहा जा सकता है अधिगम के संदर्भ में। तो जो अधिगम होता है वो उसकी प्रक्रिया और प्रतिफल दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट इज अधिगम में वांछनीय एवं अवांछनीय दोनों ही प्रकार के व्यवहार परिवर्तन का बोध होता है। यह कथन सत्य है या असत्य है? तो अधिगम वांछनीय और अवांछनीय दोनों ही व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्लियर? दोनों में होता है, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम में व्यक्ति स्वयं प्रभावित न होकर समाज प्रभावित होता है, यह कथन असत्य है। अधिगम में व्यक्ति स्वयं भी प्रभावित होगा और समाज भी उससे प्रभावित होगा ही। क्लियर? नेक्स्ट आता है सभी अधिगम शिक्षण का ही परिणाम होते हैं। सभी अधिगम जो है शिक्षण से ही नहीं सीखे जाते। लर्निंग जो है हम कहीं से भी, किसी से भी सीखी जा सकती है, चाहे वो ग्राउंड में हो, चाहे कोई काम कर रहा हो, चाहे कोई स्किल हो, तो कहीं से भी सीखी जा सकती है। दैट इज नॉट डिपेंड्स ऑन एजुकेशन ओनली। नेक्स्ट आता है अधिगम के फलस्वरूप व्यवहार में परिमार्जन उत्पन्न होता है। अधिगम के फलस्वरूप में व्यवहार में क्या परिमार्जन होता है? फॉर एग्जाम्पल ऑप्शंस हैं, परिपक्वता के फलस्वरूप, प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तो मैच्योरिटी के फलस्वरूप भी होगा और शिक्षण के फलस्वरूप, दोनों से ही होगा। नेक्स्ट आता है अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें प्राणी अपने प्रेरकों की संतुष्टि करता है, अपने व्यवहार के वातावरण के साथ समायोजित करता है, लक्ष्य प्राप्ति हेतु बाधाओं को पार करने का प्रयत्न करता है, या उक्त सभी क्रियाएं। जब लर्निंग की प्रक्रिया रहती है तो सभी अपने प्रेरकों को संतुष्टित करेंगे, व्यवहार वातावरण से समायोजित करता है, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या करता है? बाधाओं को पार करने का प्रयत्न भी करता है। तो सारी की सारी क्रियाएं जो इसी से रिलेटेड आएगी। क्लियर? नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से अधिगम का उच्चतम स्तर है स्वायत्ता स्तर, यानी कि ऑटोनॉमस लेवल, अबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अमूर्त चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग लेवल, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम का उच्चतम स्तर आता है रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग लेवल। नेक्स्ट इज अधिगम अनुभवों तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार परिमार्जन है। यह परिभाषा निम्नलिखित किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? तो ये कौन थे साइकोलॉजर? गेट्स एवं
अन्य के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अधिगम नहीं है? व्यवहार से के संज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शंस हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करने उपरांत व्यक्ति टंकण यानी कि टाइपिंग जो होता है टंकण कार्य करने लगता है। कक्षा में व्याख्यान सुनने के पश्चात विद्यार्थियों में प्रति समझ उत्पन्न होती है। विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन करने के उपरांत समाचार पत्र पढ़ लेता है। एक व्यक्ति फ्रेंच भाषा को सीखने के उपरांत फ्रेंच लेख का हिंदी अनुवाद कर सकता है। तो फर्स्ट वन जो है वो गलत है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति टंकण करने लगता है, ये थोड़ा डिफरेंट चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है, एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय किसी बिंदु को समझाने के लिए कई उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिक्षक की यह प्रक्रिया जो है निम्नलिखित में से व्यवहार के किस पक्ष के अधिगम के विकास में सहायक होती है? संज्ञानात्मक, भावात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष। क्लियर। तो वो पढ़ा भी रहा है, बिंदु के द्वारा समझा भी रहा है और कई उदाहरण भी दे रहा है, तो मतलब तीनों ही पक्ष इसमें आएंगे। नेक्स्ट आता है, कक्षा का अधिगम वातावरण संतोषजनक व सुखद बनाना। यह निम्नलिखित में से किस अधिगम नियम पर आधारित करता है? तत्परता का अधिनियम, प्रभाव का अधिनियम, अभ्यास का अधिनियम या ABC तीनों को? कक्षा के अधिगम वातावरण को संतोषजनक और सुखद बनाना, तो ये प्रभाव का नियम आता है। क्लियर। अगर प्रभावित होंगे टीचर से बच्चे तो कक्षा में वैसा ही वातावरण अपने आप बन जाएगा। इन्फ्लुएंस। क्लियर। नेक्स्ट आता है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के अनुसार अनुबंध जो है यानी कि कंडीशनिंग के उपरांत अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि UNS अनकंडीशनल नेचुरल स्टिमुलस बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है? असंबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, या फिर A और B दोनों हैं इसमें ऑप्शन, और ना ही A ना ही B, ना दोनों में से कोई नहीं। तो ऑब्वियस है ये कंडीशनल स्टिमुलस बन जाता है। क्लियर। क्या बन जाएगा? कंडीशनल स्टिमुलस। नेक्स्ट वन, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन प्रेरक का कार्य करता है? अनकंडीशनल स्टिमुलस या कंडीशनल स्टिमुलस? तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत में जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस कार्य करता है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन समग्रवाद का प्रवर्तक नहीं है? तो हल जो है वो समग्रवाद के प्रवर्तक नहीं है। समग्रवाद सिद्धांत जो है के अनुसार अधिगम का अर्थ क्या होता है? समग्रवाद गेस्टॉल्ट थ्योरी के अनुसार जो है बोध, अंडरस्टैंडिंग का होना, यह अधिगम का अर्थ है उनके अनुसार। सीखना है तो सीखना क्या है? प्रशिक्षण और अनुभवों द्वारा व्यवहार परिमार्जन। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है? तो सीखने के नियमों का प्रतिपादन जो है ये किया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांतवादी ने अधिगम क्या है के संदर्भ में 16 स्वयं सिद्धियां हैं, पोस्टुलेट्स का निर्माण किया? ये तो हल के द्वारा किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट इज, शिक्षक को कक्षा में नवीन ज्ञान देते समय उसका संबंध छात्रों के दैनिक जीवन की क्रियाओं से स्थापित करना चाहिए। इस कथन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत निहित है? उनका संबंध छात्रों के दैनिक, तो इसमें संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट इज, अधिगम सोपानकी के अनुसार उत्तरोत्तर अधिगम प्रक्रिया में उच्चतर स्तर का अधिगम क्या होता है? साइन लर्निंग, चेन लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग या रूल एंड थ्योरी फॉर्मेशन लर्निंग? संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, नियम तथा सिद्धांत निरूपण अधिनियम। तो अधिगम सोपानकी के अनुसार जो है उत्तरोत्तर अधिगम कौन सा होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत कोग्निटिव फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग से संबंधित मनोवैज्ञानिक, दैट इज कोग्निटिव फील्ड थ्योरी जो है ये रॉबर्ट गैने के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस अनुभव सिद्धांत के पुनर्बलक मोटिवेटर जो है प्राणी द्वारा की गई प्रतिक्रिया के तुरंत पश्चात दिया जाता है? तो मोटिवेटर जो है कब दिया जाता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, क्रिया प्रसूत सिद्धांत में जो है ये दिया जाता है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज गिवन बाय BF स्किनर के द्वारा दी गई है ये। नेक्स्ट है, एक बच्चे को की गंदी आदत को छुड़ाना है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत का अनुप्रयोग करना श्रेयस्कर होगा? तो पैवलव का सिद्धांत जो है, एक बच्चे की गंदी आदत को छुड़ाना है तो उसको किसी और चीज़ की आदत डालनी होगी। क्लियर। नेक्स्ट है, अधिगम के संदर्भ में पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट से अभिप्राय क्या है? तो उद्दीपक अनुक्रिया के साथ अनुबंध को अधिक सशक्त बनाना, मतलब उद्दीपक अनुक्रिया जो है उसके साथ साथ यानी कि स्टिमुलस जो है उसके साथ साथ जो क्रिया है उसको भी सशक्त बनाना। नेक्स्ट है, श्रृंखला अधिगम का प्रत्यय निम्नलिखित में से किस
अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत या संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत? तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा? क्रिया प्रसूत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के संदर्भ में दिए गए विभिन्न सिद्धांतों के क्रमिक रूप से संजोकर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो रॉबर्ट गेने के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। शाब्दिक अधिगम, वर्बल लर्निंग जो है उसके संबंध में पूर्ण आवश्यकता है संकेत अधिगम, उद्दीपक प्रक्रिया, अधिगम, श्रृंखला अधिगम, तीनों की, यानी कि सीक्वेंस ये रहेगा इनका, पहले संकेत, फिर श्रृंखला, फिर उत्तेजना। श्रृंखला अधिगम लास्ट में। नेक्स्ट वन आता है, ऊपर वाले में पहले संकेत, फिर उद्दीपक, फिर श्रृंखला। नेक्स्ट इज, एक बच्चे को एक वस्तु दिखाकर गुड़िया कहा जाता है। अगली बार बच्चा उस वस्तु को देखकर ही गुड़िया कहता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो शाब्दिक सहचर्य अधिगम का, क्योंकि उस बच्चे को पता चल गया कि इसका नाम क्या है, गुड़िया है, तो उसे कोई भी चीज़ बताई जाएगी तो उसका क्या नाम लेगा? वो गुड़िया। नेक्स्ट वन, पियाजे ने अपने अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम के 4 स्तर स्पष्ट किए हैं। निम्नलिखित में से अधिगम का तीसरा स्तर कौन सा है? तो इसका तीसरा स्तर जो आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आता है। नेक्स्ट इज, अधिगम की किस अवस्था पर चिंतन अमूर्त की उपेक्षा स्थूल होता है? तो संवेदी अवस्था में, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बच्चों को कविता याद कराने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत जो है श्रेयस्कर रहेगा? तो कोहलर कॉफका सिद्धांत जो है बच्चों को कविता सिखाने के लिए ज़्यादा अधिगम का सिद्धांत श्रेयस्कर रहेगा। प्रयास और त्रुटि अधिगम उन व्यक्तियों के लिए अधिक लाभकारी है। प्रयास और त्रुटि अल्प जानकारी होती है जिन व्यक्तियों को। नेक्स्ट वन, मल्टीपल चॉइस बहुचयन, पदों के संदर्भ में दिए गए कई विकल्पों में से सही विकल्प का चयन किया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार का अधिगम संबंधित है? विभेदीय अधिगम, मल्टीपल चॉइस, दैट इज रिलेटेड टू विभेदीय अधिगम। नेक्स्ट वन, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने स्कीमा पद का प्रयोग किया? तो स्कीमा जो है ऑजुबेल के द्वारा यूज किया गया है। चिंपैंजी पर कई प्रयोग किए, अधिगम सिद्धांत विकसित किया है, तो कोहलर ने किया है ये। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने समस्या समाधान अधिगम का विचार रखा? तो रॉबर्ट गेने ने ये रखा। निम्नलिखित में से किसे सीखे गए व्यवहार के अंतर्गत समाहित नहीं किया जा सकता? तो पक्षियों द्वारा घोंसला बनाना, जबकि बाकी जो है इन्हें व्यवहार के अंतर्गत समाहित किया जा सकता है। शब्द ज्ञानार्जन, कविता याद करना, टाइपराइटर पर कार्य करना, तीनों के तीनों एक जैसे हैं। पक्षियों का घोंसला बनाना, दैट इज डिफरेंट। नेक्स्ट वन, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। अधिगम की तथ्यात्मक रूप से किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है? नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांतवादी या संयोजनवाद कनेक्शनिज्म के से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है कनेक्शनिज्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वन, प्रयास और त्रुटि का अधिगम सिद्धांत एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन तथ्यों की सार्थकता को समझने के लिए किया जा सकता है? मोटिवेटर और स्टिमुलस, दोनों को समझेगा वो, मोटिवेटर को भी और स्टिमुलस को भी। नेक्स्ट वन, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत उन व्यक्तियों के लिए अधिक लाभकारी है। प्रयास और त्रुटि मैंने पहले बता दिया जिनको अल्प जानकारी होती है। नेक्स्ट इज क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत जो है इसका मतलब क्या है? पुनर्बलन रहित उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट वन, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार अनुबंध उपरांत अस्वाभाविक दीपक अननेचुरल स्टिमुलस जो है अनुबंधित उद्दीपक अननेचुरल स्टिमुलस जो है वो क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है अनुबंधित उद्दीपक। क्लियर? नेक्स्ट इज उपयोग तथा अनुपयोग, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज उपनियम है। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, रिसेंसी, एक्सरसाइज, कॉन्फ़िगरेशन, तो ये अभ्यास का नियम है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांतवादी ने अधिगम प्रक्रिया की व्याख्या जीवन क्षेत्र लाइफ स्पेस का प्रयोग किया है? तो दैट इज यूज बाय लेविन। पियाजे के मतानुसार बालक में ज्ञानार्जन होता है वातावरण के प्रति परिपक्व होती हुई अंतःक्रियाओं के कारण जो है पियाजे के अनुसार बालक में ज्ञानार्जन होता है। वे क्रियाएं जो बालक मानसिक रूप से करता है तथा जिनके साथ अतिरिक्त रूप से पुनरावृत्ति जुड़ी हुई है वो कहलाती है ऑपरेशन, कहलाती है वो संक्रिया। नेक्स्ट वन, व्यक्ति द्वारा वातावरण के प्रति किए गए वे व्यवहार जिसके अंतर्गत वह अपना नवीन अनुभवों को पूर्व संचित संज्ञानात्मक संरचनाओं में व्यवस्थित करके व्यवहार करता है कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। क्लियर? नेक्स्ट वन,
व्यक्ति की वातावरण की मांग के अनुसार स्वयं को परिवर्तित होने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो वो कहलाती है व्यवस्थापन, अकोमोडेशन। ओके, नेक्स्ट इज किसी समस्या के समाधान की विधि की क्रमबद्ध तरीके से खोज करने की योग्यता विकसित होती है, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है विकसित होती है। ब्रूनर के मतानुसार गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, और वह क्रिया जिसमें बालक की जिज्ञासा संतुष्टि होती है। एन एक्टिविटी विच सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ द लर्नर, ए और बी दोनों रहेंगे आंसर। नेक्स्ट इज सामाजिक अधिगम का सर्वाधिक आधारभूत तथा सार्थक पक्ष है स्टिमुलस रिएक्शन कनेक्शन, उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध, अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंसाइट, पुनर्बलन का सिद्धांत, या फिर प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। सामाजिक अधिगम का सर्वाधिक आधारभूत व सार्थक पक्ष जो है वो आता है पुनर्बलन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट वन, सामाजिक अधिगम प्रभावित होता है, तो सामाजिक अधिगम तीनों से ही प्रभावित होता है। प्रतिमान के उद्दीपक गुणों से, स्टिमुलस प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडल्स, प्रतिमान द्वारा प्रस्तुत व्यवहार के प्रकारों से, टाइप्स ऑफ बिहेवियर एग्जाम्प्लीफाइड बाय द मॉडल, प्रतिमान के व्यवहार के परिणामों से, उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट वन आता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किन अधिगमवादी ने गुप्त अधिगम का प्रत्यय प्रस्तुत किया है। लेटेंट लर्निंग जो है ये प्रत्यय प्रस्तुत किया गया है, तो दैट इज प्रेजेंट बाय टॉलमैन। क्लियर। नेक्स्ट इज प्राणी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु न्याय संगत रूप से चयनित पुनर्बलन क्या कहलाता है, तो पुनर्बलन वो क्या कहलाता है, शेपिंग द बिहेवियर, व्यवहार प्रारूप गठन। नेक्स्ट वन, क्रिया प्रसूत वह प्रतिक्रिया, रिएक्शन, क्रिया प्रसूत वह प्रतिक्रिया है जो उद्भासित होती है किसी विशेष उद्दीपक पुनर्बलन के द्वारा, elicited by particular reinforcement stimulus, किसी उद्दीपक से प्रस्फुटित होती है बिना किसी प्रयास के, emitted by stimulus without any particular forcing stimulus, या फिर इन दोनों से। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा फर्स्ट वन, elicited या elected, क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका एग्जैक्टली, बाय पर्टिकुलर रीइंफोर्समेंट स्टिमुलस। नेक्स्ट वन, अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग उन सभी के लिए महत्वपूर्ण विषय रहा है जिनका संबंध जो है पाठ्यक्रम निर्माण से, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण से, अन्वेषण विधियों से। तो यहाँ पे थर्ड वन आंसर रहेगा अन्वेषण विधियों से। अधिगम स्थानांतरण की समस्याओं पर प्रयोगात्मक अध्ययन विलियम जेम्स ने प्रारंभ किया था, तो विलियम जेम्स के द्वारा 1890 में किया गया। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है अधिगम स्थानांतरण के संबंध में मुख्यतः दो बातों पर बल प्रदान करता है, तो समान तत्व सिद्धांत। क्लियर, समान तत्व सिद्धांत। नेक्स्ट वन, जब वैदिक काल के इतिहास का ज्ञान उस काल के साहित्य को समझने में सहायक हो, तो वह अधिगम क्या कहलाता है, वर्टिकलर, यूनिलेटरल यानी कि ऊर्ध्वाधर या एक पक्षीय, या फिर हॉरिजॉन्टल या बिलेटरल। तो वो क्या, जब वैदिक काल के इतिहास का ज्ञान जो है उस काल के साहित्य को समझने में सहायक हो, वो अधिगम कहलाता है हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट वन, जब एक विषय का सीखा हुआ पाठ अन्य विषय के पाठ को समझाने में सहायक हो, तो इस प्रकार का अधिगम जो है स्थानांतरण कहलाएगा। तो वो क्या कहलाता है, सीखा हुआ पाठ। क्लियर, अन्य विषय के पाठ को समझने में भी सहायक हो तो उसे वर्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत में समान तत्वों की सचेत पहचान पर बल प्रदान किया गया, तो इनमें से कोई नहीं। क्लियर, सामान्यकरण सिद्धांत भी नहीं आएगा, आदर्शों प्रक्रिया सिद्धांत भी नहीं आएगा, समग्रता का सिद्धांत भी नहीं आएगा। नेक्स्ट इज अवर, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने यह मत प्रकट किया कि सामान्यकरण स्वयं पूर्ण कहानी नहीं कहेगा जब तक कि संवेगात्मक यानी कि इमोशनली टॉन प्रदान नहीं की जाए, तो ये बांगली के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत एक परिस्थिति में अर्जित व्यवहार अन्य परिस्थिति में मात्र पुनरावृत्ति है, तो समान तत्व जो है, ये अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत एक परिस्थिति में अर्जित व्यवहार और अन्य परिस्थिति में पुनरावृत्ति है, समान तत्व। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया गया है कि संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना ही अधिगम स्थानांतरण का मूल आधार है। ऑप्शन आर समान तत्व सिद्धांत, सामान्यीकरण सिद्धांत, आदर्शों के प्रक्रिया का सिद्धांत, या समग्रता का सिद्धांत। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, समग्रता का सिद्धांत। नेक्स्ट वन, अधिगम स्थानांतरण निर्भर करता है पूर्व में प्राप्त किए गए अनुभव पर या फिर भावी किए जाने वाले अनुभव पर। दो ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिएगा, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, पूर्व में प्राप्त किए गए अनुभवों पर जो है यह अधिगम स्थानांतरण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है ये ऑप्शन, वो देख लीजिए पीछे वाले क्वेश्चन के, पूर्व भावी किए जाने वाले अनुभव पर, आदर्श मूल्यों पर।
नेक्स्ट वन है अंतर विषय अभिक्रिया। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है उसमें अधिगम स्थानांतरण होता है, क्या होता है, सहायक होता है उसके द्वारा। गणित का ज्ञान विज्ञान की अन्य शाखाओं में सहायता प्रदान करता है, यह अधिगम स्थानांतरण धनात्मक ऊर्ध्वाधर कहा जाता है उसे। बच्चों पर प्रकाश के वर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिखाने के संबंध में प्रयोग कर अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत विकसित किया जा सकता है, ये चार्ल्स जूड के अनुसार। विशिष्ट कारक एस जो है का स्थानांतरण नहीं होता है, यह संबंधित है अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत से। निम्नलिखित में से किस अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत में समान तत्वों की सचेत पहचान यानी कि कॉन्शियस रिकॉग्निशन पर बल दिया गया है? तो सामान्यकरण पर दिया गया है। अधिगम स्थानांतरण मुख्यतः निर्भर करता है, तो अधिगम जो है वो प्री एक्सपीरियंस पूर्व अनुभवों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट इज अधिगम स्थानांतरण का वह सिद्धांत है जो इस तथ्य पर बल देता है कि पूर्व परिस्थितियों में अर्जित व्यवहार मात्र नवीन परिस्थितियों में पुनरावृत्ति कर देना है। वह क्या कहलाती है? समान तत्व का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। बाकी की 2 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट इज अधिगम स्थानांतरण का मूल आधार है संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। यह विचार निम्नलिखित में से किस अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत से संबंधित है? तो अधिगम स्थानांतरण का मूल आधार है, यह समग्रता के सिद्धांत से रिलेटेड है। क्लियर। नेक्स्ट आता है अंतर विषय उपागम अधिगम स्थानांतरण में। अंतर विषय उपागम अधिगम स्थानांतरण में क्या करता है? एंट्रांस करता है, बैरियर करता है प्रभावी, तो ये क्या करता है? वृद्धि करता है, एनहांस कहना था मैंने। नेक्स्ट है जब शरीर के एक भाग का प्रशिक्षण दूसरे भाग में स्थानांतरित होता है तो वो क्या कहलाता है? बिलेटरल कहते हैं उसे। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य अधिगम स्थानांतरण अंतर्गत स्थानांतरित होते हैं? तो ये सारे होते हैं हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड एबिलिटीज। नेक्स्ट वन, जब परिवार की आदतें तथा मूल्य जो बालक को प्रभावित करते हैं उन्हें बालक अपनी परिपक्वता के अनुसार अपना लेता है, यह अधिगम स्थानांतरण है। धनात्मक ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण यानी कि पॉजिटिव वर्टिकल ट्रांसफर। क्लियर। सो होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग। आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के संदर्भ में सत्य है? सीखना उस परिस्थिति में अधिक प्रभावी होता है जब कक्षागत परिस्थितियां जो है संवेगात्मक रूप से सकारात्मक तथा विद्यार्थी को संतुष्टि प्रदान करने वाली हो। नेक्स्ट वन, धनात्मक रूप से परिस्थितियों में समान तत्वों की तथा संबंधों के संबंध की अवहेलना निम्नलिखित में से किस अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत का केंद्रीय विचार है? तो समग्रता के सिद्धांत का केंद्रीय विचार है। नेक्स्ट इज अधिगम स्थानांतरण के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अधिगम स्थानांतरण अधिगम का कुछ परिस्थितियों में स्थानांतरण नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, प्रेरणा के स्रोतों में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सम्मिलित नहीं है? तो स्टिमुलस, नीड, ड्राइव तीनों हैं, टेंडेंसी नहीं है। नेक्स्ट वन, वे प्रेरक जो जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, तो उन्हें दैहिक प्रेरक कहा जाता है। नेक्स्ट वन, चालक जो दैहिक असंतुलन इम्बैलेंस से उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी ड्राइव कहा जाता है। नेक्स्ट वन, सामान्यतः चालक का शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब निम्नलिखित में से अनुभूति होती है, तो मेंटल टेंशन की, तब ड्राइव का यूज़ किया जाता है। भूख चालक के लिए भोजन है, तो इंसेंटिव, प्रलोभन। नेक्स्ट वन, वातावरण में उपस्थित वह कारक जो चालना ड्राइव को संतुष्टि प्रदान करता है, तो वो है इंसेंटिव। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में कौन सा कार्य प्रेरणा का नहीं है? व्यवहार में उत्तेजना उत्पन्न करना, एक्साइटिंग इन द बिहेवियर, व्यवहार में गतिशीलता में कमी उत्पन्न करना, मिनिमाइजिंग डायनामिसिटी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार को चुनना, सिलेक्टिंग द बिहेवियर, व्यवहार को निर्देशित करना, गाइडिंग द बिहेवियर। तो आंसर रहेगा व्यवहार में गतिशीलता में कमी उत्पन्न करना। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किन बालकों के संदर्भ में आरोप ब्लेम लगाना धनात्मक प्रेरक है? तो प्रतिभाशाली बालक। दैहिक, साइकोलॉजिकल व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का प्रत्यय कंसेप्ट जो है दिया था, तो वो दिया गया है मूर्य के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में चालक ह्रास ड्राइव रिडक्शन प्रत्यय को दिया गया है? दैहिक सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, तो ये सेकेंड वन इसका करेक्ट आंसर होगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक ड्राइव चलाना तथा लक्ष्य गोल को संबंधित करता है? तो मोटिवेशन जो है इसको संबंधित है, रिलेटेड है मोटिवेशन। किसी कार्य को करने, निरंतर जारी रखने और उस पर नियंत्रण रखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो मोटिवेशन ही है। चिंता सेकेंडरी ड्राइव कहा जाता है। प्रेम व स्नेह की आवश्यकताएं, ये मनोवैज्ञानिक है।
अभिप्रेरणा का आंतरिक सिद्धांत निम्नलिखित में से मूरे के द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा निहित होती है। एनर्जी चेंज, अराउजल ऑफ फीलिंग स्टेट, मेकिंग रिस्पॉन्सेज विच में लीड गोल, चेंज इन रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आंसर रहेगा चेंज इन रिस्पॉन्स। नेक्स्ट वन, छात्रों को अभिप्रेरित करने के संबंध में निम्नलिखित में से किस कारक की अवहेलना की जा सकती है? मित्रों से संबंध, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आकांक्षा स्तर, सफलता असफलता की प्रतिक्रियाएं। तो आंसर रहेगा यहाँ पे मित्रों के से संबंध। छात्रों को अभिप्रेरित करने के संबंध में निम्नलिखित कारक आलोचना की जा सकती है, तो मित्रों के संबंध। नेक्स्ट वन, प्रेरणा शब्द से संबंधित मुख्य प्रश्न जुड़ा है, हाउ। प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है आवश्यकता। सामान्यतः शब्द चालना, ड्राइव का प्रयोग जो है तब किया जाता था जब व्यक्ति में मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट वन, वातावरण का वह तत्व जो जीव की चालना को संतुष्ट करता है कहलाता है प्रलोभन, यानी कि इंसेंटिव। वे प्रेरक जो जीव को जीवित बनाए रखते हैं कहलाते हैं दैहिक आवश्यकताएं, साइकोलॉजिकल नीड्स। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किए गए स्रोतों में से प्रेरणा का स्रोत नहीं है, तो मूल प्रवृत्तियां, इंस्टिंक्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट वन, वे चालक जो दैहिक असंतुलन, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस के परिणाम होते हैं कहलाते हैं प्राथमिक चालक। द्वितीय चालक, तो प्राइमरी ड्राइव, यहीं से इसका आंसर कर देते हैं। नेक्स्ट इज, प्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है असत्य है? प्रेरणा का प्रश्न संभव तथा असंभव से जुड़ा हुआ होता है, गलत। सीखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा विद्यार्थी में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, प्रेरणादायक। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं का निराकरण हेतु सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रक्रिया है विद्यार्थी की क्षमताओं तथा योग्यता अनुरूप विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट वन, सीखना समृद्ध हो सकता है, अधिगम जो है वो समृद्ध हो सकता है, तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा वास्तविक जीवन से संबंधित विभिन्न उदाहरणों को कक्षा में प्रस्तुत करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अधिगम सीखने की प्रक्रिया की विशेषता को प्रकट नहीं करता है? तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र सीखने के स्थान है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय जो है गेस्टॉल्ट को जाता है। सैद्धांतिक रूप में रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म केंद्रित है। अनुकरण भूमिका पर विद्यार्थियों के विश्व के संदर्भ में व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में, विविध सूचनाओं के स्मरण करने तथा उनकी जांच पुनः स्मरण द्वारा करने में शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर। तो यहाँ पे B1 करेक्ट आंसर आ गया, विद्यार्थियों में विश्व के संदर्भ में व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में। नेक्स्ट वन, विद्यार्थी जो कुछ सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति तथा प्रत्यास्मरण करना आवश्यक है क्योंकि पूर्व ज्ञान दिए जाने वाले ज्ञान में सहायक होता है। क्लियर, पूर्व ज्ञान दिए जाने वाले ज्ञान में सहायक होता है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सीखने की विशेषता को इंगित करता है? सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार को निर्धारित करता है। सीखना एक ऐसी घटना है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। या फिर व्यवहार का अध्ययन करना ही सीखना है, या फिर सीखना अधिगम न होना भी सीखने की प्रक्रिया का अंश है। तो यहाँ पे C1 आंसर करेक्ट होगा, व्यवहार का अध्ययन करना ही सीखना है। होप यू ऑल लाइक द वीडियो। If you like the video, do like, share and subscribe, and don't forget hit the bell button. Have a nice time friends. Thank you so much.